जी नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ नरेश कुमार मीना फ्रॉम जीपीसी धौलपुर एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन। सब्जेक्ट कोड है EL206 एंड सब्जेक्ट नेम है वेव प्रोपोगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। चैप्टर नंबर है 2। सो अभी तक हम दोस्तों ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन पढ़ चुके हैं, उसके बाद स्काई वेव प्रोपोगेशन एंड देन स्पेस वेव प्रोपोगेशन पढ़ चुके हैं, और भी इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किए। सो नेक्स्ट टॉपिक है डक्ट वेव प्रोपोगेशन। तो देखते हैं दोस्तों इसके बारे में कि डक्ट वेव प्रोपोगेशन क्या होता है। ठीक है, सो अंडर सर्टेन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ए लेयर ऑफ वार्म एयर मे बी ट्रैप्ड अबव कूलर एयर ऑफन ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। जनरली क्या होता है दोस्तों, जो सरफेस ऑफ वाटर होती है, जैसे मान लें कि हमारी सी सरफेस, उसके ऊपर एक वार्म लेयर मीन्स एक गर्म हवा की लेयर बन जाती है। ठीक है, एंड दिस रिजल्ट्स इज दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल डिक्रीज फॉर फार मोर रैपिडली विद हाइट देन इज यूजुअल एक्चुअली। सो जो एक गर्म हवा की लेयर बन जाती है समुद्री सतह के ऊपर, उस गर्म हवा की लेयर में क्या होता है दोस्तों, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है एटमॉस्फेयर की, वो रैपिडली डिक्रीज़ हो जाती है। जनरली क्या होता है, जैसे हम सरफेस से ऊपर जाते हैं उस केस में हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज़ होती है, बट ये जो हमारी एक वार्म लेयर बनी, ठीक है, वार्म एयर की जो लेयर बनी, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रैपिडली डिक्रीज़ हो जाती है। सो इस केस में क्या होता है, जो माइक्रोवेव्स होती हैं हमारी, मीन्स माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज़ की अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम ट्रांसमिट करेंगे तो इस लेयर के द्वारा, इस लेयर को एक्चुअली हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर। ठीक है, सो इस टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर के द्वारा क्या होता है दोस्तों, जैसे ही हम ट्रांसमिट करेंगे जो आपकी वेव है वो चूँकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज़ हो रहा है तो वेव अपने नॉर्मल से दूर हटेगी, तो इसका मतलब है बेंड हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह बेंड होते होते वो टिल्ट मीन्स रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी डाउन साइड में, एंड देन अगेन डाउन जाएगी, ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होगी, एंड ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होकर वापस ऊपर आएगी, देन अगेन टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर से फिर से बेंड होकर के डाउनवर्ड जाएगी। इस तरीके से वो कई बार जो है कि ये प्रोसेस चलता है। इसको हम सुपर रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस को सुपर रिफ्रैक्शन, कौन से प्रोसेस को, कि टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर के द्वारा माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज़ को जो है कि रिफ्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा डाउनवर्ड या फिर रिफ्लेक्ट कर देना वापस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सुपर रिफ्रैक्शन। और जो ये प्रोपोगेशन है टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर और ग्राउंड के बीच में जो प्रोपोगेशन होगा वेव का, दिस इज कॉल्ड डक्टिंग। ठीक है, इसलिए दिस प्रोपोगेशन इज कॉल्ड डक्ट वेव प्रोपोगेशन। सो I have noted down some points for this. Actually, see, microwave frequencies are bended completely down by this temperature inversion layer. Okay, microwaves are thus continuously refracted. ठीक है, continuously refract होती हैं actually in the TIL means temperature inversion layer and reflected by the ground. So this they propagate around the curvature of the earth which sometimes exceed 1000 किलोमीटर मीन्स 1000 किलोमीटर तक भी जो है कि ये वेव आपकी ट्रेवल कर सकती है। और ये ट्रेवल किस कर्वेचर ऑफ अर्थ के अलोंग मीन्स उसके साथ साथ उसके पैरेलली चली गई। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन होने वाला है इसके द्वारा, दैट इज़ बियॉन्ड द होरिजन। वी कैन से बियॉन्ड द होरिजन का मतलब है दोस्तों, इससे माना कि ये आपकी अर्थ है। ठीक है, वन एंटीना इज़ हियर एंड वन एंटीना इज़ हियर, बोथ कैन नॉट सी ईच अदर, दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, दे कैन नॉट सी ईच अदर डायरेक्टली। ठीक है, बट ये ट्रांसमिट करेगा एंड वेव विल ट्रेवल अलोंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ एंड इट विल रीच टू द रिसीवर। माना कि ये ट्रांसमीटर एंड दिस इज रिसीवर। सो दिस ऐसा कोई भी प्रोपोगेशन होता है अगर, दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड द होरिजन प्रोपोगेशन। सो डक्ट वेव प्रोपोगेशन इज ए बियॉन्ड द होरिजन प्रोपोगेशन। मीन्स इससे हम जो बियॉन्ड द होरिजन भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड सुपर रिफ्रैक्शन आल्सो नोन एज डक्टिंग। ओके,
इन नॉर्मल एटमॉस्फेयर एज हाइट इंक्रीजेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल डिक्रीज। जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डिक्रीज़ होती है, मगर टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर जो होती है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि हाइट इंक्रीज होने के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज़ होती है, जो भी रैपिडली, ठीक है, बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ होती है। जो और इसकी हाइट जो होती है टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर की हाइट ये बहुत ही नीचे होती है, मीन्स अराउंड 30 मीटर लाइक दैट, ठीक है। ये हो सकती है कि ग्राउंड एंड इन्वर्जन लेयर इस तरीके से जो है कि ये इसकी हाइट लगभग 30 मीटर एंड ग्राउंड के मध्य जो प्रोपोगेशन हो सकता है, ठीक है। और दूसरा केस ये भी हो सकता है कि हमारी जो डक्ट बनी है, जो डक्ट बने वो ग्राउंड के साथ नहीं बना करके इस तरीके से हमारी लेयर बन जाती है, एक हॉट वार्म एयर की लेयर, ठीक है, जिसके नीचे कूल एयर होगी और ऊपर भी कूल एयर होगी, बस इस रीजन में आपकी हॉट एयर होगी। तो दिस इज कॉल्ड एलिवेटेड डक्ट। एंड इन टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर मॉडिफाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्चुअली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है उसका जो फार्मूला होता है टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर के लिए, दिस इज द फार्मूला m इक्वल टू n-1 प्लस hy/r इंटू 10⁶। सो वेयर n इज़ द नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी आपके एटमॉस्फेयर की, एंड h इज़ द हाइट ऑफ द लेयर एंड r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। सो ये फार्मूला चाहो तो याद रख सकते हो, बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, मीन्स हमारे जो सिलेबस में दिया गया है बस उसका टॉपिक नाम से दिया गया है, और इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाए, ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है जो प्रीवियस पेपर से उनमें, ठीक है। एंड जो टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर होती है, ठीक है, ये हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती है। सो हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती है मीन्स इससे हम जो है कि लगातार कम्युनिकेशन कर नहीं सकते हैं, ये कभी भी जा सकती है, कभी ये डिपेंड करती है एटमॉस्फेयर की कंडीशन पे। इन्वर्जन लेयर जो है टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर कभी जनरेट भी हो जाती है, कभी ये चली भी जाती है। सो इट इज़ नॉट ए परमानेंट कम्युनिकेशन। दैट्स वाई इसका जो दूसरा अल्टरनेट है उसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रोपोस्कैटर प्रोपोगेशन, ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन। दिस इज़ ए परमानेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कि ये हमेशा जो है कि आपका काम करेगा, ये वेदर और आपके एटमॉस्फेयर की कंडीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। दिस इज़ ए परमानेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो नोन एज ट्रोपोस्कैटर और वेव और फॉरवर्ड स्कैटर प्रोपोगेशन। It provides beyond the horizon propagation for UHF signals। इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे दैट इज़ UHF। प्रीवियसली जो हमने पढ़ा डक्ट वेव प्रोपोगेशन, उसके अंदर भी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज ही यूज़ करेंगे। अगर ध्यान रहे, अगर हमारी फ्रीक्वेंसीज लो हैं तो डक्ट वेव प्रोपोगेशन उनके लिए कोई इफेक्ट नहीं, मीन्स उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। सिमिलरली ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन में भी आपकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कौन सी होनी चाहिए, ग्रेटर देन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, मीन्स UHF और उससे भी ज़्यादा। सो इट इज़ यूज्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ये जो हमारा ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर कम्युनिकेशन है या प्रोपोगेशन है, इसमें हम यूज़ करते हैं ट्रोपोस्फेयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। और ट्रोपोस्फेयर हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, ग्राउंड से लेके 15 किलोमीटर तक। सो दोस्तों इसमें होता क्या है, देखिए ये माना कि आपकी अर्थ सरफेस है, ठीक है, दिस इज़ योर ट्रांसमीटर एंड दिस इज़ योर रिसीवर। पहली बात तो इसमें ये कि इसमें जो एंटेनाज होंगे दे आर हाईली डायरेक्शनल एंटेनाज, ठीक है, हाईली डायरेक्शनल एंटेना यूज़ किए जाएंगे, और उनका जो डायरेक्शन है, मीन्स उनकी बीम की डायरेक्शन इस तरीके से रखी जाएगी कि माना कि ये आपकी ट्रांसमिटेड बीम की डायरेक्शन है एंड दिस इज़ योर रिसीविंग, मीन्स अगर ये एंटेना से भी ट्रांसमिट करें तो इसकी बीम ये बनेगी, मीन्स रिसीव भी वो इसी डायरेक्शन से करेगा, कहने का मतलब, ठीक है। सो दिस इज़ योर ट्रांसमिटेड एंटेना की बीम है, ये दिस इज़ रिसीविंग एंटेना की बीम है। सो एक एंटेना से हम ट्रांसमिट करेंगे, इससे हम रिसीव करेंगे। सो इसमें जो प्रोसेस होता है एक्चुअली, उसमें क्या होता है दोस्तों कि यहाँ से माना कि हमने ट्रांसमिट किया, चूँकि ट्रोपोस्फेयर में
कुछ एयर ब्लोब्स पाए जाते हैं, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। इस तरह के एयर ब्लोब्स होते हैं जिनके कारण एक प्रोसेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड योर स्कैटरिंग प्रोसेस। तो स्कैटरिंग के कारण दोस्तों आपकी जो ट्रांसमिटेड वेव है, यहाँ से जो ट्रांसमिटेड वेव्स हैं, ये स्कैटरिंग प्रोसेस से कुछ इधर डायरेक्शन में फॉरवर्ड हो जाएंगी एंड कुछ इधर डायरेक्शन में निकल जाएंगी, ठीक है। तो इसके कारण जो हमें डिजायर्ड डायरेक्शन में हमें चाहिए था रिसीविंग एंटेना की डायरेक्शन में जो मिलेगा, उससे हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। और जो दूसरी डायरेक्शन में स्कैटर हो गया, दैट इज़ कॉल्ड लॉस्ट स्कैटर एक्चुअली, ठीक है। लाइक ये डायग्राम में जो मैंने बताया है, दिस इज़ लॉस्ट स्कैटर, क्योंकि बीम यहाँ से आई, ठीक है, वेव्स इधर भी जाएंगी एंड वेव्स इधर भी जाएंगी। दीज आर कॉल्ड लॉस्ट स्कैटर एंड दिस इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड स्कैटर। इसी फॉरवर्ड स्कैटर के कारण हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रीच टू द रिसीवर, सो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। इसी वजह से दिस प्रोपोगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड स्कैटर प्रोपोगेशन। फॉरवर्ड स्कैटर प्रोपोगेशन क्यों बोला दोस्तों? क्योंकि फॉरवर्ड स्कैटरिंग के कारण ही हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने नोट डाउन किया है, ट्रोपोस्कैटर प्रोपोगेशन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्कैटर वॉल्यूम which is formed by atmospheric molecules having different turbulence such as air blobes or dust particles in the troposphere। तो इसके अंदर एक स्कैटर वॉल्यूम पाया जाता है जो किसका बना होता है? डस्ट पार्टिकल्स कह सकते हैं, वाटर वेपर कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के कई सारे हमारे जो कि चीज़ें मिलकर के एक एयर ब्लोब बनाती है जिसके कारण स्कैटरिंग होती है। EM waves spread और scatter at UHF and microwave frequency due to air blobes in atmosphere। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ऑफ UHF फ्रीक्वेंसीज, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज एंड माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज की, इनका स्कैटरिंग पॉसिबल हो पाता है ट्रोपोस्फेयर में। उससे अगर लो फ्रीक्वेंसी अगर हम यूज़ करेंगे देन ट्रोपोस्फेरिक स्कैटरिंग प्रोसेस विल नॉट बी यूज़फुल। अगर हम इस UHF से डाउन जाएंगे तो फ्रीक्वेंसीज को डाउन लेते जाएंगे तो HF पे जाके हमारा आयनोस्फेरिक जो प्रोपोगेशन होता है वो इफेक्टिव होता है, बट HF हाई फ्रीक्वेंसीज पे हमारा ट्रोपोस्फेरिक स्कैटरिंग प्रोसेस इफेक्टिव नहीं होता। दिस इज़ फॉर UHF एंड माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज। सिमिलरली लाइक डक्ट वेव प्रोपोगेशन, दैट इज़ ऑल्सो फॉर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज। To provide troposcatter propagation, high power transmitter and high gain transmitting antenna receiving antennas are required। मैंने ऑलरेडी आपको बताया इस तरह के प्रोपोगेशन के लिए हमें हाई पावर ट्रांसमीटर की आवश्यकता पड़ती है एंड एज वेल एज हमारे जो एंटेनाज हैं दे शुड बी हाईली डायरेक्शनल, मीन्स देयर गेन शुड बी वेरी हाई फॉर ट्रांसमिटिंग एज वेल एज रिसीविंग एंटेनाज। द लास्ट in tropospheric propagation fading will be present as receiver due to multipath। तो स्पेस वेव में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्पेस वेव्स में हमारा जो इंटरफेरेंस है दैट इज़ ए काइंड ऑफ फेडिंग एक्चुअली, ठीक है। मीन्स फेडिंग इज ए काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। हमने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा, वो इंटरफेरेंस ही हमारा क्या था? फेडिंग था एक्चुअली। मल्टीपाथ सिग्नल हमें रिसीव होता है एट द रिसीवर, सो उनमें पाथ डिफरेंस पाया जाता है। पाथ डिफरेंस के कारण वहाँ पे हमारा कैंसिलेशन एंड रीइंफोर्समेंट होगा और जिसके कारण हमें रिसीविंग में भी दिक्कत आएगी। दैट इज़ कॉल्ड फेडिंग एक्चुअली। दिस फेडिंग इज़ प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपोगेशन। इस प्रोपोगेशन में ये प्रेजेंट होती है। तो इनको अवॉइड करने के लिए एक्चुअली फेडिंग की समस्या को दूर करने के लिए वी यूज़ सम डाइवर्सिटी टेक्निक्स। डाइवर्सिटी टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं? लाइक स्पेस डाइवर्सिटी, फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी एंड पोलराइजेशन डाइवर्सिटी। सो देखो दोस्तों, ये तीन तरह की डाइवर्सिटीज़ हैं। इनमें क्या होता है एक्चुअली, जैसे स्पेस डाइवर्सिटी है। स्पेस डाइवर्सिटी मीन्स इसमें हम रिसीविंग एंटीना जो हैं वो डिफरेंट डिस्टेंस पे हम रिसीविंग एंटीनाज को इंस्टॉल करेंगे और
एट द टाइम ऑफ रिसीविंग चेक करेंगे कि विच एंटेना इज रिसीविंग द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है, वी विल प्रोसेस द सिग्नल, दैट सिग्नल एक्चुअली। बिकॉज हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको जो कैंसिलेशन मिल रहा हो, बट हमें चाहिए हमारा रिसीवर ऐसे पॉइंट पे हो जहाँ पे हमें रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, अच्छा स्ट्रेंथ मिल रहा है सिग्नल का, तो हम कई सारे रिसीविंग एंटीनास लगा देंगे और जिस एंटीना से भी हमें अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी हम उस सिग्नल को आगे प्रोसेस करेंगे। फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी में क्या होता है दोस्तों, इसमें भी हम जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है एक्चुअली, ठीक है, हम कह सकते हैं हम डिफरेंट कैरियर्स पे हम अपना सिग्नल को मॉड्यूलेट करेंगे और रिसीवर पे भी हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के फ़िल्टर्स लगाएंगे रिसीविंग के लिए, तो देखेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल का स्ट्रेंथ अच्छा मिल रहा है, वी विल प्रोसेस दैट सिग्नल। सिमिलरली पोलराइजेशन में भी चूँकि कई बार दिक्कत आती है कि रिसीविंग के टाइम पे क्योंकि हर एक एंटीना की अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो कौन से पोलराइजेशन वाली वेव को रिसीव करेगा, कौन से को नहीं करेगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे कि पोलराइजेशन डाइवर्सिटी में जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है उसको हॉरिजॉन्टली भी हम हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड वेव को भी ट्रांसमिट करेंगे, देन वर्टिकली पोलराइज्ड वेव को भी ट्रांसमिट करेंगे। तो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें वर्टिकली जो पोलराइज्ड वेव है उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल वाली भी अवेलेबल रहेगी, तो जो भी अवेलेबल है जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी है उसको हम प्रोसेस करेंगे, उसके द्वारा हम कम्युनिकेशन करेंगे। तो 3 तरह की डाइवर्सिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, इनका नाम याद रहे बस इतना ही बहुत है। लास्ट पॉइंट है ट्रोपोज कटर प्रोपोगेशन इज यूज टू प्रोवाइड लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन एंड अदर कम्युनिकेशन लिंक्स अप टू 300 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। सो इसका उपयोग किया जाता है टेलीफोन कम्युनिकेशन लिंक में 300 से 500 किलोमीटर तक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और आई थिंक अभी जो जितने भी टाइप के कम्युनिकेशन थे, इसके अलावा एक और प्रोपोगेशन होता है एक्चुअली, दैट इज़ ट्रांस आयनोस्फेरिक प्रोपोगेशन, वो हमारे सिलेबस में इतना है नहीं, एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर इंटर टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन एक्चुअली, ठीक है। और लाइक वी वांट टू कम्युनिकेट फ्रॉम अर्थ टू मार्स, जैसे मार्स पे हमने कोई रोवर भेजा या कोई ऑर्बिटर है और अर्थ से हम उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, वो सब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन में आता है और वो हमारे सिलेबस में इतना जो है कि इंक्लूड नहीं किया गया है। सो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच।